भंगी जाति से बिलोंग करती हूँ। मैं पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और कास्टिज़्म हर चीज़ में देखने मिलता है। टीचर ने कहा कि आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, आपको ये करके होगा क्या, आपको मिलेगा क्या? तो मतलब आप लोगों की कास्ट में तो नहीं पढ़ते हैं। ये लड़की बड़ी हो गई है या फिर 10th 12th, हार्डली 10th 12th, तो उसके बाद शादी करना, ये सारी चीज़ें कि क्या घोड़े पे चढ़ना ही ज़रूरी है शादी के लिए, और क्या ये घोड़े से जब उतार दिया जाता है क्या वो हमारा अपमान है? शर्म भी आती है ऐसे लोगों की सोच पे कि जो कि सीवर में उतरने के लिए उनको मजबूर करता है। सफाई कर्मचारी नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी सफाई कर्मचारी सभी दलित ही हैं। हम समस्या का जो कारण है उस पर काम नहीं करें। मैंने कुछ दिन पहले आपके फेसबुक पोस्ट पे एक देखा था कि जिसमें आपने लिखा था कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो कॉपी करते हैं घोड़ी चढ़ने की या कुछ ऐसा, इस टाइप का पोस्ट था। याद आया आपको कुछ? जी जी। वो क्या था और उसके पीछे की सेंस क्या थी? ओके। कॉपी करते हैं नहीं था शायद। वो ये था कि क्या जैसे घोड़ी चढ़ना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं हम स्टेट्स में देखते हैं, कई विलेजेस में देखते हैं कि कई बार बहुजन समाज के लोगों को या दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाता है कि ये आपके लिए नहीं है या आपके कल्चर से मैच नहीं करता। तो मैंने वहाँ पे कटाक्ष किया था, क्वेश्चन पुट किया था कि क्या घोड़े पे चढ़ना ही ज़रूरी है शादी के लिए, और क्या ये घोड़े से जब उतार दिया जाता है क्या वो हमारा अपमान है? कहने का मतलब मैं वहाँ पे एक जवाब भी देना चाह रही थी कि जब आपको घोड़ी से ही उतार दिया जाता है तो क्यों आप इन सब चीज़ों की या कल्चर पे निर्भर होते हो, या सिर्फ घोड़ी पर चढ़कर ही शादी होती है? तो वो चीज़ें मैं वहाँ से हटाना भी चाह रही थी कि सिर्फ घोड़ी पे चढ़ के ही शादी नहीं होती, किसी और तरीके से भी शादी की जा सकती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि घोड़ी पे चढ़ना, जो हालांकि मेरे हिसाब, मुझे तो ये लगता है कि किसी भी तरह का एक्स्ट्रा खर्चा शादी पे नहीं होना चाहिए। कोर्ट में जाओ, शादी करके वापस आ जाओ, लेकिन जो एबिलिटी रखते हैं पैसे के हिसाब से वो करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने शौक़ पूरे करने हैं, ठीक है। और जब ये ऐसा तो नहीं है कि कानून है कि घोड़ी पे नहीं चढ़ना है सबको या किसी पर्टिकुलर को, तो जब वो करना चाह रहे हैं और उसमें कोई और आके इंटरफेयर कर जाता है तो उनका जो पर्सनल राइट है अपनी आज़ादी का वो ख़त्म होता है, और वो पाने के लिए और भी लोग अगर उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं यही चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने अपनी पोस्ट के मीडियम से बताने की कोशिश की कि मेरे पोस्ट के थ्रू यही था कि जब आप एक छोटी सी चीज़ के लिए, यानी कि आपकी जो पर्सनल राइट्स है, यानी कि आपका जो फंडामेंटल राइट है कि आपको जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, आप कर सकते हो बिना किसी की आशाओं का, या फिर बिना किसी का मन दुखाए, कुछ हनन किए, आप अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि घोड़ी पर चढ़ना हम किसी का मन नहीं दुखा सकते, या हमारे वजह से किसी का मतलब मन नहीं दुख रहा, तो फिर भी ये चीज़ें देखने को मिलती है, तो हम क्यों करें, क्यों करना चाहिए? उसके पीछे कोई बेसिक यानी कि कोई लॉजिक नहीं है ना, कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, क्यों करें? आप कहीं ना कहीं आप घोड़ी पर चढ़ते हो, आपको उतारा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो ये नहीं है कि आपके अपमान का प्रतीक बन जाता है। अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि भाई आप बिना घोड़ी पर चढ़ के शादी कर सकते हो, आप संविधान की दायरे में आकर कर सकते हो, आप कोर्ट मैरिज कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से कर सकते हो जहाँ पे मीन्स गर्ल्स की तरफ से भी और बॉय की तरफ से भी कुछ खर्चा ना हो, तो भी आप शादी कर सकते हो। क्योंकि शादी करना मेरे अनुसार ऐसा है कि कहीं ना कहीं तामझाम को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, तामझाम को बढ़ावा, ज़्यादा पैसा और ज़्यादा खर्चा होना, क्योंकि एक गरीब से गरीब जो पिता है वो अपने बच्चे को सारी फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें देने के लिए। इसमें सिचुएशन दूसरी रखते हैं जी। ठीक है, आपने कहा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को या फिर कम्युनिटी को हर्ट ना हो और उसमें बेवजह आपकी इंसल्ट हो जाती है, मतलब आपके मतलब जो बंदा घोड़ी चढ़ना चाह रहा है, ठीक है। एक और सिचुएशन रखते हैं कि एक पर्टिकुलर गली से जाने से मना किया जाता है पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को, तो क्या वो गली बदल के जाए फिर उसमें? क्योंकि सिर्फ इस वजह से सिमिलर है, जैसे वो घोड़ी चढ़ना चाह रहा था वैसे उस गली से गुजरना चाह रहा था। वो गली नहीं बदल सकता, और अगर वो इतना सक्षम होता तो वो उन लोगों की सोच ही बदल सकता। ये एक चीज़ को दर्शा रहा है कि आज के समय में भी, हालांकि ये तो सिर्फ आपके दिमाग की उपज है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी ये सच्चाई है, ऐसा होता है। ये आपके दिमाग की उपज जो सच्चाई
जो आप देख रहे हो, आपने आसपास के माहौल को देखा है, आपने वो आपके दिमाग की उपज आपके शब्दों में आ गई है। ऐसा होता है कि कहीं से कोई व्यक्ति जा रहा है या किसी के खेतों में काम करता है, वो उसको सीमित रख दिया जाता है या फिर उसकी इच्छाओं को मार दिया जाता है कि आपको ये नहीं करना या आपकी। नहीं, आप क्वेश्चन शायद समझे नहीं हैं। जैसे एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को नहीं चढ़ने दिया जा रहा है घोड़ी पे, ठीक है, वैसे ही एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को एक गली से गुजरने का अलाउ नहीं है, क्योंकि वो गली जो है ऊंची कास्ट के लोगों के मोहल्ले से गुजरती है। उन लोगों को कहा जाता है या तो आप अपनी चप्पल सिर पे रख के जाएं, हाथ में लेकर के जाएं, वो सीन है। तो जब ये चीज़ हो रही है, अगर जैसे आपने कहा कि किसी और को हर्ट ना हो, तो क्यों ही चढ़ना है घोड़ी, तो इसी तरीके से मतलब किसी और को हर्ट ना हो तो उस गली से क्यों जाना है, दूसरी गली लेकर के जाओ। या फिर एक कई जगह पर ये भी होता है कि जैसे पानी भरने से रोक दिया जाता है कुएं से, तो क्या करेगा कि अपने जो जिसका कुआं है उनको हर्ट हो जाएगा, या फिर जो लोग ज़्यादा उससे पानी भरते हैं उनको हर्ट हो जाएगा। वो उस तरीके से मैं देखना चाह रहा हूँ। देखिए, कुएं से पानी भरना और एक गली से गुजरना, अगर आपके पास गली से दूसरी गली से जाने का ऑप्शन है तो आप वो विकल्प अपना सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे कि सामने वाला कह रहा है। आपको तब तक शोषित होना पड़ेगा जब तक आप सक्षम नहीं हो जाते। लेकिन घोड़ी चढ़ने वाले सिचुएशन में क्या है, आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी आपके पास दूसरी गली का ऑप्शन है तो आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप सही मायने में सक्षम हैं तो आप उनकी विचारधारा या मानसिकता को बदल सकते हैं। एजुकेशन कितना हुआ है आपका और क्या काम कर रहे हैं आप फिलहाल? अभी मैं मेरी मास्टर डिग्री कंप्लीट हुई है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस। सो अभी मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। आगे प्लान क्या है? आगे मेरा प्लान, बहुत सारे डिफरेंट प्लान्स हैं। जैसे अगर एक दो जानना चाहूँ तो एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ सो मैं पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, और अगर मेरा पर्सनल है तो वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। स्टूडेंट लाइफ को आप किस तरीके से देखते हैं, जो आज के टाइम में स्टूडेंट लाइफ में पॉलिटिक्स हो रहा है और जो पहले होता था, क्या लग रहा है कितना कुछ फ़र्क आ गया है? और इसी में जो बेसिक इश्यूज़ है समाज के, हरियाणा की ही बात करते हैं, पूरे देश का नहीं जाते हैं, वैसे देश में ही बहुत सारे, जैसे कि लड़कियों का एजुकेशन को लेकर के हैं। अभी भी बहुत जगह पर ये होता है कि लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई कहने लग जाते हैं, जवान दिख रही है लड़की, शादी के लिए रिश्ते लाना शुरू करो। हाँ, दूसरा कास्ट को लेकर के बहुत सारा इशू रहता है। तो क्या लगता है स्टूडेंट्स जो है उस चीज़ को कितने मजबूती से उठा पा रहे हैं स्टूडेंट ग्रुप्स? मैं इस बात पे आना चाहूँगी, अगर मैं हरियाणा की, पर्टिकुलर हरियाणा की बात करूँ तो ये चीज़ें बहुत देखने मिलती है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, कि लड़की बड़ी हो गई है या फिर 10th 12th, हार्डली 10th 12th, तो उसके बाद शादी करना, ये सारी चीज़ें। और इसके बारे में जैसे यूनिवर्सिटीज़ की यूनियंस की बात कर रहे हैं आप, वो या ग्रुप्स, वो कैसे यूनिवर्सिटी में जो यूनियंस होती है वो कितना स्ट्रांगली इन चीज़ों को बदल पा रहे हैं या बदलने की कोशिश कर पा रहे हैं? देखिए, इन चीज़ों पे शायद वो काम नहीं करते। उनका एक लिमिटेड वर्क होता है, क्योंकि एएसएफ ग्रुप, अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ग्रुप से मैं वाइस प्रेसिडेंट रही एमडी यूनिवर्सिटी से। सो मुझे पता है कि वो सिर्फ हेल्प डेस्क तक लगाना या फिर न्यू जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं वहाँ तक ही सीमित होता है। इन सब चीज़ों में या अवेयरनेस के लिए वो यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जाते। तो इसके लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन होती है, अलग से संगठन होते हैं जो लोग खुद निर्माण करते हैं, फिर खुद काम करते हैं। मीन्स यूनियंस का, यूनिवर्सिटीज़ यूनियन या कॉलेजेस यूनियन का इसमें कोई रोल नहीं होता मेरे अनुसार। आप जो आपका ग्रुप आपने अभी बताया, फिर से एक बार बताएंगे? अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट, एएसएफ। कौन से कॉलेज में था या फिर यूनिवर्सिटी में था? एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। एमडीयू में और कौन कौन से ग्रुप काम कर रहे हैं, कुछ आइडिया है? जैसे एएमवी और अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट तो हमारा ही था, डास्फी और काफ़ी थे ऐसे, और अखिल भारतीय वाल्मीकि छात्र महासभा। तो मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स अच्छा होता है एमडीयू में? हाँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स अच्छा होता है, इलेक्शन वगैरह अच्छे होते हैं? मैंने अपनी नॉलेज में 2017 में देखा था, जब एक हुआ था, 18 में, जब एक लड़की बनी थी, और वो भी इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे भी क्योंकि कास्टिज़म हर चीज़ में देखने मिलता है। इवन एजुकेशन की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो, सोसाइटी की बात हो, किसी भी चीज़ में, ईच एंड एवरीथिंग आपको कास्टिज़म फेस करना ही पड़ेगा। आपने कभी फेस किया है? कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? ऑब्वियसली
जस्ट वन वर्ड, ऑब्वियसली। कोई एग्जांपल आप देना चाहेंगे? अगर मैं मेरा बताऊँ तो मैंने तो किया है। आपने किया? आपने किया है या नहीं? हाँ, किया है। अच्छा, आपने किया है, आपने कास्टिज़म फेस किया है। मैं बताना चाहूँगी, मुझे सीरियसली बहुत बुरा लगा था, क्योंकि जब मेरी स्कूलिंग हुई और मेरी जब कॉलेज लाइफ थी, कॉलेज मेरा बहादुरगढ़ से रहा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बहादुरगढ़। और जब मेरी डिग्री एजुकेशन जब स्टार्ट हुई, वो मेरी रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से हुई थी। और मुझे लगा था वो थोड़ा सा एजुकेशन वाला माहौल या ये सारी चीज़ें रहेंगी वहाँ पे, क्योंकि कास्टिज़म का मुझे सीरियसली नहीं पता था। लेकिन मुझे असल में वहाँ पे पता चला, क्योंकि आप डेली क्लास अटेंड करने वाले स्टूडेंट हैं, और आप कहते हैं कि एटिकेट्स या फिर अपना पर्सनल पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले स्टूडेंट हैं, या आप टीचर्स को रिस्पेक्ट करने वाले या टीचर्स की मानने वाले स्टूडेंट हैं। और हर चीज़ें में, यानी कि आप एजुकेशन में भी मीन्स एवरेज से अच्छा है, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं हर चीज़ों में। इंस्टेड ऑफ दैट, बावजूद इसके आपको कहाँ स्टैंड किया जाता है, आपको कहाँ रखा जाता है। और एक स्टूडेंट जो कि एक महीने में, यानी कि 30 दिन में से वो सिर्फ 11 दिन की क्लास लेता है, और उसके मार्क्स आपके असेसमेंट से ज़्यादा हैं, तो ये कास्टिज़म नहीं है तो ये क्या है? और इस चीज़ को मैंने सबके सामने चैलेंज किया कि आप अगर इसको ज़्यादा मतलब इसका ज़्यादा एवरेज कर सकते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप ओपनली आप हमारा टेस्ट कराइए। या फिर 3 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, और तीनों ही लड़कियाँ थी। मैं कास्ट का नाम ले सकती हूँ यहाँ पे? हाँ, ले सकते हैं, हिस्सा है कास्ट हमारी ज़िंदगी का, क्यों नहीं ले सकते? हाँ, 2 मित्तल थी और एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, और मैं भंगी जाति से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी फील हुई ये चीज़ें, क्योंकि मुझे लगा नहीं था वहाँ पे वो सारी चीज़ें होंगी। फिर पीटीएम हुआ। पीटीएम भी इस तरह से हुआ कि जैसे उनके पेरेंट्स को अलग और मेरे पेरेंट्स को अलग, तो काफ़ी ये चीज़ें ना फील होती है। तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा फ्रैंक नहीं थी अपनी क्लास से, टू बी फ्रैंक। मैं इतना ज़्यादा फ्रैंक नहीं थी, मेरा तो लिमिटेड ही हिस्सा था, क्योंकि मुझे इतना फ्रैंक होना या फ्रेंड्स बनाना अच्छा नहीं लगता। तो टीचर्स को भी इतना नहीं पता था मेरे बारे में, या मैं किस कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें थी। तो जब उनको पता चला, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि वो मुझे सीरियसली हर्ट हुई। अगर कोई बच्चा बोलता है, कोई हमारे साथ पढ़ने वाला स्टूडेंट बोलता है, हमारे फ्रेंड सर्कल बोलता है, तो कहीं समझ में आती है। तो टीचर ने कहा कि आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, आपको ये करके होगा क्या, आपको मिलेगा क्या? तो मतलब आप लोगों की कास्ट में तो नहीं पढ़ते हैं। तो आप इस चीज़ को सोच सकते हैं, अगर आपको पढ़ाने वाला जब ये वाली बात बोलेगा, तो आपकी सोच क्या जाएगी? तो काफ़ी फील हुई कि सीरियसली हमारी कास्ट में पढ़ते नहीं है क्या, या फिर ये पढ़ाई हमारे लिए नहीं है क्या? हम कौन सी सदी या किस जनरेशन, किस तरह के माहौल में रहते हैं, कैसी सोसाइटी में हम रहते हैं, या सच में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। तो काफ़ी ना शर्म भी आती है ऐसे लोगों की सोच पे कि बीइंग ए प्रोफेसर वो हमें ऐसे डील करते हैं। उन्हें थोड़ा समझदार होना चाहिए था, या एजुकेटेड होना चाहिए था, कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लग रहा है, आज के टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अलग अलग है, कौन सी आपको पसंद है और कौन सी ढंग से काम कर रही है? एग्जाम्पल फॉर एग्जांपल, पार्टीज़ होती है अलग अलग, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, सीपीआईएम है, नहीं वो तो पावर में नहीं है कहीं पे, यहाँ पे अपने आसपास, या फिर समाजवादी पार्टी है, और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी है। तो किसका काम आपको अब तक आपने नोटिस किया होगा? आपकी एज कितना है? सॉरी, 25 की एज में आपने नोटिस किया होगा कि कौन सी पार्टी आई है कि उसने ये काम किया है, कौन सा लीडर अच्छा है भाषण देने के मामले में, काम करने के मामले में। तो कौन आपको ढंग का लगा है, कौन सी पार्टी ढंग की लगी है? नन ऑफ दैम। अभी तक कोई नहीं? अच्छा, क्या कारण है इसका, हम मान सकते हैं? अगर एक लोअर मिडिल क्लास या फिर एक गरीब तबका खुश नहीं है आपसे, और अमीर या पूंजीपति ज़मींदार अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब तबका और नीचे मीन्स
रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है उसकी, जैसे कि बेसिक नीड्स जिनको बोल सकते हैं, अगर वो अपनी आजीविका से वही नहीं पा रहा है, या फिर उनको ही यानी कि आजीविका के लिए या फिर कमाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, परवरिश के लिए आर्थिक स्थिति उसकी बिल्कुल ज़ीरो होती जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम करे, कोई भी लीडर अच्छा होगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को है ना, किसी पूंजीपति वर्ग के लिए नहीं, एक गरीब तबके के लिए काम करना चाहिए। तो जो आपने कहा कि किसका भाषण अच्छा है, भाषण तो मैं जो बीजेपी जो रनिंग पार्टी है फ़ैन हूँ, मीन्स बहुत अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन भाषण से चलता नहीं है ना। और क्या लग रहा है आपको, जो सफाई कर्मी हैं पूरे देश भर में, और जिस तरीके से उसको एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ कह सकते हैं कि जोड़ के रख दिया गया है, और वो अभी तक बदल नहीं पाई है, आने वाले टाइम में कुछ चेंज आएगा उसमें, कि कोई भी लोग हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं, या फिर वो मुद्दा ही नहीं है? सॉरी ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सफाई कर्मी है, कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी जो दलित है, या फिर अगर ये वर्ड गलत है तो, पर फिलहाल मैं यही वर्ड यूज़ करूँगा, ज़रूरी नहीं कि सभी के सभी दलित सफाई कर्मी हों, लेकिन जितने सफाई कर्मी हैं सभी दलित हैं। ये चीज़ हम देखते हैं। तो सवाल ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ में चेंज ला पाई है, या फिर जो बेटर सुविधा दे पाई है इस क्लास को जो सफाई कर्मी हैं, हाँ, या फिर किसी न कोई और लोग है, ग्रुप्स है जो इसके लिए काम कर रहे हो, या फिर ये कोई मुद्दा ही नहीं है भाई, ये जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, खाली मुद्दा जो रह गया है खेती बाड़ी का रह गया है, जो फ़िलहाल हरियाणा में हॉट टॉपिक है। अगर मैं लॉज की बात करूं, कि आप भी जानते हैं कि जैसे सीवरेज में या सीवर में उतरना जाना ना, वो जो गंदी गैस होती है वो कानूनी रूप से बैन है। हम किसी को भी जैसे, क्योंकि ना ऐसी फैसिलिटीज़ हैं और ऐसी अभी हमारे पास टेक्निक्स हैं कि हम थ्रू मशीन उसकी सफाई करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट या उनकी आइडियोलॉजी या उनकी मानसिकता कहाँ स्टैंड कर रही है मुझे नहीं पता। हाँ, ये सच है कि सभी दलित सफाई कर्मचारी नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी सफाई कर्मचारी सभी दलित ही हैं और स्पेशली भंगी हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक गवर्नमेंट हो और आपकी एट प्रेजेंट वो गवर्नमेंट चल रही है, बावजूद उसके आप संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ ब्रेक कर रहे हो, इट मीन्स सबसे पहले तो कार्रवाई आपके ऊपर होनी चाहिए। उस एरिया के सफाई यूनियन के प्रधान अध्यक्ष पे होनी चाहिए, जो कि सीवर में उतरने के लिए उनको मजबूर करता है, क्योंकि ना तो प्रॉपर किट उनको अवेलेबल होती है, ना ही उनको मास्क वगैरह या ये सारी चीज़ें। क्योंकि बहुत ऐसे हम केसेस देखते हैं और न्यूज़पेपर में ऐसे हफ्ते में 3 या 4 ऐसे केसेस होते हैं जो कि सीवर में उतरने के बाद वो मर जाते हैं, लेकिन मार के बाद पुकार होती है। तो फिर हाहाकार करने से कुछ नहीं होता। हम लोग बोलते हैं कि 1 करोड़ की आर्थिक सुविधा देनी चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम समस्या मुआवजा दिया जाए। हाँ, मुआवजा दिया जाना चाहिए। हम समस्या का जो कारण है उस पर काम नहीं करें। वो सीवर में उतारा ही क्यों गया, मेन यहाँ पे ये। अगर वो गैर कानूनी है तो उतारना नहीं चाहिए ना। अगर वो मरा है चलो ठीक है, मुआवजे तक ठीक है, लेकिन उतारा जिसने है आप उसकी भी स्टेटमेंट हमारे सामने रखनी चाहिए ना। तो क्या लग रहा है जो भी सफाई कर्मी हैं, उन सबको उनका जो राइट्स है, पहली बात तो ये तो यहाँ पे तो ख़त्म ही हो जाता है जो लाइफ का अधिकार है, क्योंकि जिस तरीके से उनको इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, उसके अलावा सैलरी वगैरह उनको मिलता है ज़्यादातर लोगों को, अगर आप कभी किसी से मिले हों, ग्रुप से मिले हों टाइम पे। अभी जैसे ठेका प्रथा काफ़ी चरम पे चल रहा है, हरियाणा की मैं बात करूं तो जो ठेका प्रथा में कुछ लोगों को 11-11, 12-12 साल हो गए हैं, वो 8-8, 9-9 हज़ार पे कर रहे हैं। और उनकी मजबूरी भी है कि क्योंकि एक लालच होता है कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, 6 महीने, साल 2 साल में मैं पक्का हो जाऊँ, लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती। आज 2021 में आप देख सकते हैं कि क्या 8-9 हज़ार में एक परिवार का पालन हो सकता है। और फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद भी प्राइवेटेशन, तो एक गरीब तबका, जैसे आपने पूछा कि कौन सी सरकार अच्छी है, तो एक गरीब तबका कहाँ स्टैंड करेगा वो, क्योंकि कहीं ना कहीं हैंड टू माउथ तक मिडिल क्लास लोगों का चलेगा, लेकिन लोअर मिडिल क्लास कहाँ जाएगा, जो कि सुबह से शाम तक काम करता है और रात को जो पैसा मिलता है उसी से अपना घर का गुजारा करता है, ये सारी चीज़ें। तो हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ पूंजीपति लोगों से, टाटा बिरला अंबानी से तो सिर्फ देश चल सकता है ना, लोग तो नहीं चल सकते ना।
उनकी आजीविका नहीं चल सकती, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो सकती, उनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो सकती, उनको रोजगार नहीं मिल सकता। तो हमें सबसे पहले रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा, गरीब लोगों के जो आजीविका है इन पे काम करना। इन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए हरियाणा में है कुछ लोग जो काम कर रहे हों, जैसे कुछ ग्रुप्स होते हैं अलग अलग बना लेते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे अभी हम देखते हैं किसानों के जो है बहुत सारे किसान यूनियन है, ग्रुप है छोटे छोटे, हाँ, मजदूरों के बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे को उठाने के लिए, आपका फ़ोन है क्या? तो इस पर्टिकुलर मुद्दे को उठाने के लिए क्या कोई है जो काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। ऐसे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं इन सब चीज़ों पे, इवन एट्रोसिटीज़ पे भी काम करते हैं, इन सब चीज़ों पे भी काम करते हैं, काफ़ी मुद्दों के लिए आवाज़ उठाते हैं। और ज़्यादातर देखा जाते हैं तो ज़्यादातर अत्याचार और शोषण अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर ही होते हैं। स्पेशली मैं बात करूं महिलाओं की, तो आंकड़ों के अनुसार मैं रखना चाहूँगी कि प्रति 16 मिनट में एक दलित पर, गैर दलित के द्वारा एक महिला पर अत्याचार होता है। इनकी रेप केसेस वगैरह ये सारी चीज़ें देखने मिलती है। तो 2012 का एक आंकड़ा है जिसमें कि 1574 ऐसे रेप के हमने मामले देखे थे, जिसमें कि शायद 92% तो FIR भी दर्ज नहीं होती, और 2012 का 1574, तो काफ़ी दिस इज़ द लार्ज नंबर ऑफ। तो जो ग्रुप्स है वो कितना कामयाब हो रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक मैं देखता हूँ मुझे लगता है कि सिर्फ भाषणबाजी में रह जाती है चीज़ें, या फिर कोई एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे हिट होने के लिए रह जाती है। कुछ लोग हैं जो धरातल पर काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये काम अच्छा भी हो रहा है और इससे बदलाव भी हो रहा है। और जो सोशल मीडिया की हेल्प से काम कर रहे हैं वो उन लोगों को अवेयर कर रहे हैं जो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग संबंध रखते हैं वो ज़्यादातर उनको वो सोशल मीडिया के मतलब इन सब चीज़ों को नहीं यूज़ करते। तो जो ग्रामीण क्षेत्र पे काम हो रहा है वो धरातल पर वो भी अच्छा काम हो रहा है, और जो सोशल मीडिया पे काम हो रहा है वो अवेयर करने के लिए हो रहा है, तो वो भी अच्छा काम हो रहा है। लोग अच्छा काम कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे कि कास्टिज्म का जैसे बात आई है तो मुझे कुछ है इंसिडेंस याद आ गया। तो एक तो होता है कास्टिज्म अपर क्लास लोअर क्लास के साथ शोषण करती है। जैसे अगर शादी की बात आ गई तो अपर क्लास के हमेशा मना करेंगे लोअर क्लास में शादी करने से, चाहे फिर अपर क्लास की लड़की हो या फिर लड़का हो, कि भाई लोअर क्लास का हमारे घर में नहीं आना चाहिए, हमारे घर का नहीं जाना चाहिए। तो जो लोअर क्लास में भी ऐसा होता है क्या कि किसी अपर क्लास के बंदे से या बंदी से शादी नहीं करेंगे? वो होता है, वो सिर्फ डर ही होता है। अगर जैसे मैं भंगी जाति से संबंध रखती हूँ, अगर मेरा भाई किसी स्वर्ण समाज की लड़की के साथ शादी करता है तो मेरे घर वाले इसलिए मना नहीं करेंगे कि वो अपर कास्ट, इसलिए मना करेंगे कि वो अपर कास्ट से है, कल को तुम्हें ना मरवा दे। तो डर होता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है, जैसे दक्षिण में हमारे पास एग्जाम्पल मिला। और मैं एक अपनी लाइव के थ्रू इस चैनल के थ्रू एक चीज़ बताना चाहूँगी कि शायद 10 दिन भी नहीं हुए, भारत भूषण नारनौल से था एक ऐसा केस हमने देखा, जो कि लाइव के थ्रू वो अपनी बात रख रहा है और उसने लाइव में सुसाइड कर लिया, जस्ट कॉज ऑफ कास्टिज्म, क्योंकि उसने एक स्वर्ण समाज की लड़की के साथ शादी की थी और उसकी एक डॉटर थी जो कि उसके अंकित नाम था उसके साले साहब का, जो कि उनको पसंद नहीं था क्योंकि उनके पास बेबी नहीं थे। और वो ये चाह रहे थे कि अगर मेरी बहन इसके साथ रहेगी, और वो वाल्मीकि जाति का व्यक्ति था, भारत भूषण नाम, नारनौल से। और फिर आखिर में जाके उसकी पत्नी ने अभी उसका फाइट कर रहे हैं वो। तो कितनी शर्म की बात है कि सोशल मीडिया के थ्रू एक कोई व्यक्ति, कोई शख्स ये बोल रहा है कि मैं जातिगत इतना प्रताड़ित किया गया हूँ सिर्फ एक चीज़ के लिए कि मैंने एक स्वर्ण समाज की लड़की से शादी की है। तो आप सोच सकते हैं कि मेंटालिटी कहाँ स्टैंड करती है। हम 2021 में जी रहे हैं, लेकिन हमारी जो मानसिक स्थिति है वो फिर भी 47 से पहले की है। आखिरी सवाल है, मतलब क्या लग रहा है रास्ता क्या है चेंज का, जहाँ पर कि एक ऐसा टाइम आए कि फ़र्क ही ना पड़े किसी का क्या कास्ट है, इसका क्या लगता है, क्या रास्ता है? रास्ता इसका ये है कि जैसे आपने सुना होगा कि एक गर्मी को गर्मी मारती है, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ी क्रांति जो है उसका रूप लेगी, और जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उनके अवेयरनेस के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। और हम धरातल पर काम कर रहे हैं, स्पेशली अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी को पर्टिकुलर काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि हर जाति में
एक शरारती तत्व होते हैं, शरारती व्यक्ति होते हैं, गंदी मानसिकता के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी XYZ में पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूँगी कि उसी कास्ट में बेकार लोग होते हैं या उस मानसिकता के, नहीं, व्यक्ति किसी भी कास्ट में बेकार हो सकते हैं, गंदी मानसिकता के हो सकते हैं, क्योंकि हमें अप्रोच करने वाले भी जो जनरल कैटेगरी से है वो भी काफ़ी अच्छे लोग हैं जो हमें अप्रोच करते हैं कास्टिज़म को हटाने के लिए, जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए। तो इन सब चीज़ों पे हम सबका काम चल रहा है और पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि अनुसूचित जाति के लोग ही इससे पीड़ित हैं, इवन वो भी लोग हैं जो कि अपनी सही सोच रखते हैं, जिनके लिए ये जाति व्यवस्था, ये सारी चीज़ें दलदल है, तो वो इसमें घिरना नहीं चाहते, तो वो भी हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं, क्योंकि वो खुद एक अच्छा राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, एकता जिसमें हो और जिसमें समानता हो, अपमान नहीं, क्योंकि जाति जब तक रहेगी तो हमारे लिए वो अपमान का कारण रहेगा, और जब हम जाति को ख़त्म कर देंगे तो इक्वालिटी हो ही जाएगी, समानता हो ही जाएगी।